तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो भी क्वांटिटीज को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम को हमने मेजर करना है तो उसके फिर क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी क्या होता है, देखो ये द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी is that power of 10 which is closest to its actual value. Which is closest to its actual value. ठीक है भी। तो जैसे अगर हम किसी क्वांटिटी को एज ए पावर ऑफ 10 एक्सप्रेस कर लें अगर, तो फिर जो वैल्यू आएगी 10 की पावर में और जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, तो जो 10 की पावर होगी वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी। एंड इट डज नॉट टेल द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बेसिकली। It does not tell the actual value of quantity. It just gives an idea that how small or how big is the quantity is. How small or how big the quantity is. तो अगर हमने किसी क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी का अगर हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो उस क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी n है, लेट ए क्वांटिटी n, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। तो फिर इसको हम ना इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फिर हम इस क्वांटिटी को अगर ऐसे लिख लें भी, से n इंटू 10 टू पावर x, इस फॉर्म में लिख लें अगर जैसे हैं, और जो n की वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी हो और 5 या इससे छोटी हो, तो वैल्यू ऑफ n शुड लाई बिटवीन 0.5 एंड 5। तो फिर जो 10 की पावर x आएगी जो ये, तो x इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो x इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है भी, ऑफ क्वांटिटी एन। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं अभी, अब यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 7 है, जैसे भी 7, तो 7 को हम अगर ऐसे लिखें 0.7 इंटू 10⁻1, क्योंकि जो ये नंबर है जैसे 0.7, ये 0.5 और 5 के बीच लाई करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे 10 की पावर आ रही है 1, तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। जैसे मान लो अगर जैसे नंबर 4 है अगर, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻0, क्योंकि ये नंबर 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। अगर 0.4 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। जैसे 34 है मान लो, इसका कितना होगा? तो इसको लिख लेंगे 3.4 इंटू 10⁻1, तो कितना आएगा इसका? 1 आ जाएगा। ऐसे ही 49 का कितना होगा अभी? 4.9 इंटू 10⁻1, तो इसका ही 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो 50 का कितना होगा? 50 का तो इसे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻1, क्योंकि यहाँ 5 तो हो सकता है, बट 0.5 नहीं हो सकता, 0.5 से बड़ी ही होनी चाहिए एन की वैल्यू। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। 51 है, लेकिन अगर मान लो, फिर इसको लिखेंगे 0.51 इंटू 10⁻2, तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। ऐसे मान लो 349 है, इससे कितना होगा? 3.49 इंटू 10⁻2, तो इसका 2 हो जाएगा। 764 है मान लो, इसे कैसे लिखोगे? 0.764 इंटू 10⁻3, तो इसका फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, 999 है मान लो, तो हो जाएगा 0.999 इंटू 10⁻3, तो इसका भी 3 हो जाएगा। 1001 है अगर मान लो, इसका कितना होगा अभी? सर 1.001 इंटू 10⁻3, तो इसका 3 हो जाएगा। ऐसे मान लो 753,000,000, इसका कितना होगा? इसको लिखेंगे 0.753 लिखेंगे ना, इंटू 10⁻6। ठीक है, तो इसका 6 हो जाएगा। 0.135 का कैसे लिखेंगे?
अब इसको कैसे लिखते सर हैं? 0.35 को लिख सकते हैं 1.35 इंटू 10⁻⁻1 तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1 हो जाएगा। -1 0.05 5 इंटू 10⁻⁻2 तो फिर इसका -2 हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है भी, 0.99 है मान लो अगर, तो फिर ये तो ऐसे लिखा जाएगा 0.99 0 इंटू 10⁻0, ठीक है। 0 हम्म। अब जैसे भी एवरेज हाइट ऑफ मैन कितनी होती है, जैसे अगर उसका निकालें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एवरेज हाइट ऑफ मैन ये होती है 1.8 मीटर, ठीक है भी। तो फिर इसको लिखेंगे 1.8 इंटू 10⁻0, तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, अगर मीटर में लिखते हैं तो। लेकिन अगर सेंटीमीटर में लिखें तो ये 180 सेंटीमीटर आएगी। फिर ये बनेगा 1.8 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, तो फिर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर? हाँ जी, तो जैसे भी रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में कितनी होती है भी, अराउंड ये होती है 6400 किलोमीटर होती है, तो मीटर में कितनी आएगी? तो मीटर में इतनी आ जाएगी। तो अभी कितना बनेगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? सर इसका हो जाएगा 0.64 0.64 इंटू 10⁻7 7। तो 7 फिर हो इसका जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7, ठीक है, ठीक है। यस सर जैसे मीटर हमने, में 7 अगर मीटर में है तो, जैसे हमने पीछे किया था अभी 1 AU कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 11। मीटर। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 ही हो जाएगा। यस सर फिर ऐसे 1 लाइट ईयर कितना था? तो 1 लाइट ईयर था 9.467 9.46 इंटू 10⁻11, सर 10⁻15 15 सॉरी। तो इसका कितना आएगा? 0.9467 अब इंटू फिर इसको 10 ऐसे लिख लेंगे 0.9467 इंटू 10⁻16 हो जाएगा फिर। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16, ठीक है। ऐसे 1 पर सेकंड कितना था अभी? ये था 3.08 इंटू 10⁻16, सर तो इसका फिर इसका 16 16 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस सर सो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमें जस्ट एक आइडिया देते हैं कि कोई क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अभी मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मेजरमेंट्स ऑफ
length, mass and time. देखो जो नॉर्मल लेंथ्स या नॉर्मल मासेज हैं या नॉर्मल टाइम है, उनको तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नॉर्मल जो वैल्यूज हैं, नॉर्मल लेंथ्स, masses and times can be measured directly, can be measured by direct methods। ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटीज काफी स्मॉल हो जाएं या फिर काफी लार्ज हो जाएं, then we have to measure those quantities indirectly। ठीक है, but if the quantities are too small or very large, then we have to measure these by indirect methods। ठीक है भी, तो उसके लिए फिर हमें इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करेंगे। उसके लिए देखो जो बड़ी क्वांटिटीज होती हैं उनका जो सिस्टम है उसको बोलते हैं मैक्रोकोज्म। तो व्हाट इज मैक्रोकोज्म? द वर्ल्ड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज। मतलब जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे साइजेज एंड मासेज ऑफ अर्थ, सन, मून, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एटसेट्रा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल साइजेस एंड मासेज ऑफ अर्थ, मून, सन, planets, stars, galaxies etc। ठीक है, and distances between them। So when we deal with these quantities, so that is known as macrocosm। and when we deal with small quantities, तो उसको बोलते हैं माइक्रोकोज्म। the world of very small quantities। for example, sizes and masses of atoms, molecules
nucleus, electrons, protons, neutrons, etc. And distances between them. तो जब इन क्वांटिटीज की बात करेंगे, so that comes under microcosm. ठीक है जी. So now we will see one by one. First we see the methods of measurement of length, then mass, and then time. तो फर्स्ट अभी मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो जो नॉर्मल डिस्टेंसेज हैं दैट कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड्स. नॉर्मल डिस्टेंसेज can be measured directly. For example, अगर हमने सपोज 1 mm से लेकर यानी 10⁻³ मीटर यानी 1 mm, अगर 1 mm से लेके अराउंड से 100 मीटर तक की लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम मीटर स्केल यूज कर सकते हैं. और अगर 1 mm से भी कम की लेंथ मेजर करनी है, से अप टू 0.1 mm, अप टू 10⁻⁴ मीटर या 0.1 mm, तो फिर इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं. और थोड़ी इससे भी कम अगर मेजर करनी है, से अप टू 10⁻⁵ मीटर, यानी 0.01 mm, तो इसके लिए फिर हम स्क्रू गोस या फिर स्फेरोमीटर यूज कर सकते हैं. स्क्रू गोस और स्फेरोमीटर. लेकिन अगर डिस्टेंसेस इससे भी कम हो या जो 100 मीटर इससे ज्यादा हो, देन वी हैव टू यूज इनडायरेक्ट मेथड्स. ठीक है भी. अब यहाँ तक समझ आ गई आपको? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो? No, sir. Okay. So now to measure very small distances or very large distances, so we have to use indirect methods. ठीक है. तो पहले हम करेंगे indirect methods for large lengths और उसके बाद for small length. तो भी indirect methods for large lengths. तो भी पहला मेथड है भी इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड.
तो फर्स्ट इज इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। तो इको क्या होता है, देखो व्हाट इज इको। तो इको इज द फिनोमेना ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे वे साउंड कहीं से टकरा के वापस दोबारा सुने तो उसको बोलते हैं इको। तो इको इज द फिनोमेना ऑफ repetition of sound। On reflection of sound from some obstacle। On reflection of sound from some obstacle। तो जैसे मान लो हमने किसी हिल का डिस्टेंस मेजर करना हो, अगर जैसे कोई हिल है मान लो ये, and we are standing there at a distance of x from the hill। और x की वैल्यू काफी ज्यादा है मान लो जैसे, and we want to measure this length x। तो उसके लिए क्या करेंगे भी हम, तो यहाँ पर कोई एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे बाय फायरिंग सम गन, ठीक है भी। तो यहाँ पर कोई एक शॉट फायर करो, कोई गन फायर करो यहाँ पे, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड ऐसे जाएगी टुवर्ड्स द हिल और टकरा के वापस आएगी। और मान लो साउंड की स्पीड अगर v है, तो v सपोज स्पीड ऑफ साउंड, और साउंड को हिल तक जाने में और वापस आने में टाइम t लगता है मान लो, ठीक है। तो t इज द टाइम इंटरवल बिटवीन firing the shot and hearing the echo। यानी साउंड को हिल तक जाने में और आने में टाइम t लगेगा अगर मान लो, तो टाइम t होगा टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग द शॉट, क्योंकि जब हम शॉट को फायर करेंगे एक साउंड तो उसी टाइम सुन जाएगी हमें, और एक साउंड हिल से टकरा के वापस आएगी, उसको टाइम t लगा मान लो, ठीक है। तो फिर हमें जो इको सुनी तो उस वाले साउंड को टाइम t लगता है हिल तक जाने में और वापस आने में, तो उस वाले साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी x प्लस एक्स यानी 2x, x जाने में और x वापस आने में, ठीक है भी। तो अप्लाई द फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2x हो जाएगी, स्पीड v और टाइम t। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी vt अपॉन 2। तो फ्रॉम हेयर इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड द टाइम इंटरवल, तो फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी समझ आ गई।
Yes, sir. इसके बाद भी सेकंड है इसके अंदर, इसको हम ए बना लें अगर, तो ये भी एक तरह का इको मेथड ही होगा। तो सेकंड है भी लेजर मेथड। तो लेजर का जो फुल फॉर्म ये होता है भी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है लेजर का। तो बेसिकली जो लेजर है भी, लेजर इज ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। तो लेजर इज ए सोर्स ऑफ very intense highly monochromatic तो इसका मतलब क्या होता है मोनोक्रोमेटिक का? हाँ जी, हाँ जी बताओ इसका इसका मतलब क्या होता है मोनोक्रोमेटिक का? Sir, don't know. ओके, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो सिंगल वेवलेंथ की होती है, जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट हो। अदरवाइज जो नॉर्मल लाइट हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, सो दीज आर द मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ, उसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, वो कई तरह की वेवलेंथ का मिक्सचर होती है। तो मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, आपको पता कि हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, तो कोई भी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की होगी उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड हाईली डायरेक्शनल, एंड हाईली डायरेक्शनल। तो हाईली डायरेक्शन का मतलब है कि ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, मतलब यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। मतलब वेरी इंटेंस हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली डायरेक्शनल, यानी इसके अंदर जो एंगुलर स्प्रेड है वो काफी कम होते हैं। So it travels with least angular spread। Travels with least angular spread। जैसे नॉर्मली हम कोई भी लाइट जब ऑन करते हैं तो लाइट ऐसे जाती है ना, भी किसी भी सोर्स से लाइट ऐसे जाती है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे फैलती जाती है लाइट ना भी ऐसे। ठीक है, बट जो लेजर लाइट होती है वो बिल्कुल सीधी आती है, इस तरह से ऐसे बिल्कुल सीधी आती है ऐसे, ऐसे ये डाइवर्ज नहीं होती है। ठीक है, तो इस करके इसकी इंटेंसिटी काफी दूर तक सेम ही रहती है। जो नॉर्मल लाइट है वो क्या करेगी, वो ऐसे फैलती जाएगी,
तो उसके आगे जाते जाते उसकी पावर कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बट जो लेजर लाइट है उसकी इंटेंसिटी सेम ही रहेगी आफ्टर ट्रेवलिंग a large distance। ठीक है, अभी समझ आ गई आपको? Yes, sir. ठीक है, तो इवन आफ्टर ट्रेवलिंग लार्ज डिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लेजर लाइट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। इस करके फिर जो लेजर लाइट है वो काफी दूर तक जा सकती है। ठीक है, एंड बाय लेजर वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। हम लेजर का यूज करके मून का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अर्थ से। ठीक है, वी कैन मेजर दी distance of moon from earth, and this is also based on the principle of echo. It is also based on principle of echo. तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये मून है, and we are here on the earth, and distance of moon from earth is suppose x, and we want to measure this distance। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लेजर लाइट भेजेंगे यहाँ से भी टुवर्ड्स द मून, और ये लाइट टकरा के मून से वापस आएगी। तो आने और जाने का टाइम नोट कर लेंगे कितना है। तो मान लो आने और जाने में टाइम t लगता है अभी, और जो स्पीड ऑफ लेजर लाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c, और c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और आने और जाने का टाइम t है मान लो अगर, तो आने और जाने में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी x + x 2x। तो डिस्टेंस 2x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी टाइम आपने नोट किया होगा वो यहाँ पे पुट करके, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ आ गई भैया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया अभी लेजर मेथड। इसके बाद एक होता है भी रडार मेथड। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म होता है भी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पे हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं अभी। ठीक है, तो हियर वी यूज रेडियो वेव्स। तो अभी रेडियो वेव्स की भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
and this method can be used to find the distance of say nearby planets. It can be used to find the distance of some nearby planet, say Venus. तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ इको के ऊपर ही बेस्ड होगा भी। जैसे मान लो ये वीनस है, and we are here on the earth, and we want to find the distance of Venus from earth. तो फिर अब क्या करेंगे भी, अब हम यहाँ से रेडियो वेव्स यहाँ से भेजेंगे वीनस की तरफ। तो वी विल सेंड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इनकी भी स्पीड सी के बराबर ही होगी, और फिर इनका भी ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी वीनस। इनका आने जाने का टाइम नोट कर लेंगे, अगेन बाय द सेम फार्मूला 2x इक्वल टू सी टी। तो वहां से x आ जाएगा सी टी अपॉन 2, ठीक है। So it is also based on the principle of eco. अच्छा, जो रडार मेथड है, इससे हम किसी एरोप्लेन की वेलोसिटी, उसकी हाइट वगैरह भी निकाल सकते हैं। It can also be used to determine the distance of some aeroplane, कि कोई एरोप्लेन हमसे कितना दूर है, मतलब तो वो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये ग्राउंड पे कोई रडार स्टेशन है, मान लो ये, so this is some radar station. तो देखो यहाँ से हम कंटिन्यूअसली जो है वो रेडियो वेव्स यहाँ से छोड़ते रहते हैं। It continuously emits radio waves. In all directions. और जैसे मान लो कोई एरोप्लेन यहाँ पे आया, मान लो अचानक से कोई यहाँ पे एरोप्लेन आ गया, तो क्या होगा, फिर जो ये वेव है ये टकरा के इससे वापस आएगी, और इसके आने और जाने का टाइम नोट कर लेंगे टी। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है इसमें इंस्ट्रूमेंट में। और स्पीड ऑफ वेव सी है अगर, तो फिर जो डिस्टेंस होगा x, तो दैट इज इक्वल टू सी टी अपॉन 2। और इस मेथड से भी हम जो एरोप्लेन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और इसकी जो एलिवेशन है, यानी कितनी हाइट है ग्राउंड से, वो भी निकाल सकते हैं। तो वी कैन आल्सो मेजर the speed v
एंड एलिवेशन, यानी उसकी कितनी हाइट है ग्राउंड से, h ऑफ द एरोप्लेन। अब यहां तक समझ आ गई? Yes, sir. इसके अलावा भी जो रडार मेथड है, इसका एक यूज और हो सकता है। तो बाय दिस मेथड वी कैन मेजर द वेरी स्मॉल थिकनेसेस, so it can also be used for measuring small thicknesses. जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है जिसकी थिकनेस है मान लो x, और x काफी कम है, एंड वी वांट टू मेजर दिस थिकनेस x। तो क्या होगा, वी विल सेंड रेडियो वेव्स टुवर्ड्स इट। तो कुछ वेव्स तो यहीं से टकरा के वापस आ जाएंगी, और कुछ आगे जाके जो अगला सरफेस है इससे टकरा के वापस आएंगी। ठीक है, तो इन दोनों के रिसेप्शन में टाइम डिफरेंस आ जाएगा फिर। ठीक है, एक वेव तो सीधी यहीं से टकरा के वापस, जो ये फ्रंट सरफेस है यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, और एक बैक सरफेस से टकरा के वापस आएगी। तो इन दोनों के रिसेप्शन का जो टाइम इंटरवल है मान लो वो t के बराबर है। यानी जो ये सेकंड वाली वेव है इसको टाइम t ज्यादा लगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसने डिस्टेंस 2x से फालतू ट्रेवल किया। ठीक है भी, तो इसको टाइम t ज्यादा लग गया इस करके, तो फिर डिस्टेंस हो जाएगी 2x इक्वल टू स्पीड c इंटू टाइम t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू c इंटू टी। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ct अपॉन 2। अब यहाँ पर c जो होगी भाई, तो c होगी वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन दिस मटेरियल। तो c यहाँ पर क्या होगी भाई, तो c होगी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन द मीडियम ऑफ मटेरियल, जो भी ये मटेरियल है, इन द मीडियम ऑफ मटेरियल। ठीक है भी, अभी समझ आ गई चीज आपको? हेलो, हाँ जी। Yes, sir. ठीक है, मतलब जो लाइट बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आएगी उसको टाइम t ज्यादा लग गया मान लो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस वाले जो लाइट है जो बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आई है उसने फिर 2x डिस्टेंस से ज्यादा ट्रेवल किया, और टाइम t ले लिया उसने 2x ट्रेवल करने में, तो फिर 2x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भी, Yes, sir. तो ये हो गया भी अपना रडार मेथड। फिर इसके बाद है भी सोनार मेथड। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी, सर एक बार बता दो। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है,
और इस मेथड में हम जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं वो यूज करते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ इको के ऊपर ही बेस्ड है, ये सारे मेथड जो भी हमने किए हैं अभी, सोनार, रडार, लेजर, रिफ्लेक्शन मेथड, तो ये सारे जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इको। ठीक है जी। और यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, हियर वी यूज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है। सो वी कांट हियर दीज वेव्स, तो हम इन वेव्स को सुन नहीं सकते। ठीक है। और इसका जो पर्पज होता है भी सोनार मेथड का, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। वाटर के अंदर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर ढूंढना है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट inside water, such as कोई मान लो सबमरीन है, या कोई सबमर्स्ड शिप हो गया, कोई जहाज मान लो डूब जाता है, उसको उसको तलाशने के लिए, या रॉक्स वगैरह पता लगाने के लिए, या फिर मान लो डेप्थ पता लगाने के लिए कि किसी पॉइंट पे कितनी डेप्थ है वाटर की। ठीक है। एंड आल्सो टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर समवेयर। बाकी मेथड तो सेम ही है अभी, बस फर्क ये है कि यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने कहीं पे वाटर की डेप्थ निकालनी है कितनी है, जैसे मान लो ये सी बेड, मतलब ये मान लो नीचे समुद्र का जो सरफेस है वो ये है मान लो, और ये वाटर है जैसे, एंड वी वांट टू मेजर दिस डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स सेंड करेंगे टुवर्ड्स द सी बेड, और टकरा के वापस आएंगी। तो आने जाने का टाइम नोट कर लेंगे, और मान लो v है स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इन वाटर, और t है मान लो टाइम। तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इन वाटर और t है टाइम आने और जाने का, तो फिर 2d इक्वल टू vt हो जाएगा, और यहाँ से d आ जाएगा vt अपॉन 2। ठीक है। सो वी कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर समवेयर। तो ये समझ आ गया आपको।
यस सर। तो इन चारों का जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है, बट फर्क है कि हम कौन सी वेव किस में यूज करते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड में हम सिंपल जो साउंड वेव जो हम सुन सकते हैं वो वाली यूज करते हैं। लेजर मेथड में हम लाइट, जो विजिबल लाइट है वो वाली वेव यूज करेंगे इसमें हम। रडार मेथड में रेडियो वेव्स, और सोनार मेथड्स में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। बस ओके डिफरेंट तरह की वेव यूज करते हैं, बाकी मेथड तो चारों सेम ही है। ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो चारों का सेम है। समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा, इसके अलावा जो ये सोनार मेथड है, इसका एक यूज हो रहा है इसका। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज इन द मटेरियल। It can also be used for detection of flaws in materials. तो फ्लॉ का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, उसके अंदर कोई खाली स्पेस, कोई कैविटी अगर बन जाए, मान लो उसके अंदर, जैसे मान लो ये कोई मशीन का पार्ट है, ये जैसे जो हमने मशीन में यूज करना है, बट इसके अंदर कोई कैविटी आ गई है, कोई खाली जगह आ गई है इसके अंदर, तो इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी पीस की। तो मान लो कोई कैविटी आ गई है ये, यानी कोई होलो स्पेस आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और ये ब्रेक हो सकता है बीच में काम करते हुए। सो विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल वी कैन फाइंड दिस कैविटी इनसाइड द मटेरियल, इसको बोलते हैं फ्लॉ। ठीक है, तो उसका तरीका ये होगा कि जैसे अगर हम कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर इसकी तरफ सेंड करें ऐसे, तो इसमें देखो जो वेव्स हैं वो मान लो इस सरफेस से टकरा के ऐसे वापस आएंगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जो वेव यहाँ से जाएगी वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है, तो जो वेव यहाँ से जाएगी भी तो उसको टाइम डिफरेंट लगेगा, और जो यहाँ से जाएगी उसको टाइम डिफरेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, तो टाइम टेकन विल बी डिफरेंट। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई फ्लो है इसके अंदर। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन change in echo time, because speed of sound is different in different mediums. ठीक है, in different materials. ठीक है, तो जो वेव यहाँ से टकरा के वापस आएगी और जो यहाँ से टकरा के वापस आएगी उनका टाइम डिफरेंट होगा आने का वापस। तो यानी इको टाइम में कुछ चेंज नोटिस करेंगे हम, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई, इसमें कोई फ्लॉ है, कोई कैविटी है, या कुछ और है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो ये मटेरियल है इसको डैमेज नहीं करना पड़ेगा, सो वी डोंट हैव टू ब्रेक और डैमेज दी मटेरियल। ठीक है,
तो इसमें यहाँ पे जोड़ सकते हो विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल। ठीक है, तो अब यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो अभी। तो अभी ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, जो हो गया बेस्ड ऑन इको प्रिंसिपल। अब सेकंड है भी, इसके बाद जो सेकंड मेथड है, तो दैट इज ट्रायंगुलर मेथड। So this method is used to measure the heights of distant objects. To measure the heights of distant objects. तो जैसे मान लो ये कोई, जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है जिसकी हाइट हमने मेजर करनी है, and we are standing at some distance x from this. इसकी हाइट h है मान लो, और हम यहाँ पे एट सम डिस्टेंस x। तो फिर हमने इसकी h की वैल्यू निकालनी है, और x हमें नॉन है अभी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भी, तो कनेक्ट दिस पॉइंट टू द हाइट ऑफ टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और ये एंगल मान लो थीटा है अभी। तो थीटा को भी हम निकाल सकते हैं, एक डिवाइस होती है भी जिसको बोलते हैं सेक्सटेंट। ये कोई डिवाइस होती है, तो कैन बी यूज्ड टू मेजर थीटा। तो इसका यूज करके हम ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं। और फिर जो ज्योमेट्री होती है भी ट्रायंगल्स की, वो लगा सकते हैं टू फाइंड एच। जैसे एच अपॉन एक्स हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी x tan थीटा। तो फिर यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं। समझ आ गई है? थीटा हमें पता होगा, एक्स हमें पता होगा, तो यहाँ से फिर हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर समहाउ अगर हमें एक्स ना पता हो भी, अगर यानी इफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, फिर कैसे निकालेंगे? अच्छा, इफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, यानी एक्स हमें नहीं पता है अगर, ठीक है, मतलब एक्स इज नॉट नॉन, और ना ही हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब काफी दूर है हमसे ये, जैसे तो एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
तो फिर हम ये हाइट कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका देखो ये हो सकता है फिर, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये डिस्टेंस x हमें पता नहीं है कितनी है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस हाइट h। तो पहले हम यहीं पे खड़े खड़े ये एंगल निकाल लेंगे। ये एंगल कितना है? से θ1 by using this device sextant। और फिर थोड़ा पीछे मूव कर जाएंगे, मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, से डिस्टेंस y चल के यहाँ पे आ जाते हैं। और y हमें पता होगा भी, ठीक है, तो y हमें मालूम है। तो फिर यहाँ पे खड़े होके अगेन वी लुक एट पॉइंट ए एंड मेजर दिस एंगल से θ2। और फिर सिंपल ज्योमेट्री लगा के हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से h/x आएगा tan θ1। तो फिर यहाँ से x आ जाएगा h cot θ1, ठीक है भी। और फिर ट्रायंगल ABD, यहाँ से h/x प्लस y कितना आएगा? tan θ2। तो फिर यहाँ से सॉल्व करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जैसे, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा? तो यहाँ से x प्लस वाई आएगा h cot θ2। और अब 2 - 1 कर दो भी, तो उससे फिर x एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये y इक्वल टू h कॉमन आ जाएगा दोनों में से, cot θ2 माइनस cot θ1। और फिर यहाँ से h निकाल सकते हैं। तो h कितना आ जाएगा? y अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1, ठीक है। तो θ1 हमें पता होगा, θ2 हमें पता होगा, y हमें पता होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके फिर हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद अभी एक पॉइंट और कर लेते हैं। यूजिंग द रिलेशन L इक्वल टू R थीटा। ये हमने एक रिलेशन करी थी, यूजिंग द रिलेशन L इक्वल टू R थीटा। जैसे मान लो अगर ये कोई आर्क है लेंथ L की, and it subtends an angle theta at its center, और इसकी रेडियस है अगर r and arc length is L,
then we have this relation L equal to R theta, ठीक है। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन ये यूज करते हैं कि अगर मान लो थीटा काफी कम है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो फिर जैसे जो ये डायरेक्ट लेंथ होगी भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच, जो स्ट्रेट लेंथ होगी ये वाली, तो ये भी ऑलमोस्ट एल के बराबर ही हो जाएगी फिर। तो फिर जो आर्क लेंथ एल है और जो स्ट्रेट लेंथ, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगी अगर एंगल थीटा काफी कम है, ठीक है। जैसे अगर एंगल थीटा काफी कम है मान लो, तो फिर जो स्ट्रेट लेंथ होगी या फिर आर्क लेंथ, इन दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगी, ठीक है। सो इफ थीटा इज स्मॉल देन straight line length is almost equal to its arc length, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन इसमें हम यूज करते हैं। तो जैसे इस मेथड का यूज हम, जैसे मान लो हमने से मून का डायमीटर निकालना है, तो मून का डायमीटर निकालने के लिए कर सकते हैं, टू फाइंड डायमीटर ऑफ मून। तो मान लो डिस्टेंस हमें पता है मून का कितना है, तो जैसे मान लो ये अर्थ पे, तो वी आर हियर ऑन द अर्थ एंड सपोज दिस इज मून। जो हमसे डिस्टेंस आर पे है और डिस्टेंस आर हमें पता है भी जैसे, ठीक है। एंड वी हैव टू मेजर इट्स डायमीटर ए बी, इसका डायमीटर मान लो ए बी, तो ये हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे बैठे हुए अर्थ पे, तो फर्स्ट वी लुक टुवर्ड्स पॉइंट ए, देन टुवर्ड्स पॉइंट बी, और ये एंगल मान लो थीटा है भी, तो थीटा काफी कम होएगा। एंड दिस एंगल थीटा कैन बी मेजर्ड बाय टेलीस्कोप, थीटा कैन बी मेजर्ड बाय टेलीस्कोप, और डिस्टेंस आर हमें पता है भी, तो फिर जो डायमीटर होगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा आर इंटू थीटा, इस फार्मूले से, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। तो जो ए बी है वो मून का लीनियर डायमीटर है भी, तो ए बी इज नोन एज लीनियर डायमीटर ऑफ मून। और जो थीटा है इसको बोलते हैं भी एंगुलर डायमीटर। तो थीटा इज नोन एज एंगुलर डायमीटर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जो है मून के लिए करीबन ये 0.5 डिग्री होती है। सो दिस इज अराउंड 0.5 डिग्री फॉर मून। अभी यहाँ तक समझ आ गई आपको भी ये चीज? Yes, sir.
ओके, कोई डाउट्स वगैरह? नो सर। तो जैसे ये क्वेश्चन करना जरा भी। सर फर्स्ट का आंसर 0, हम्म सेकंड का आंसर 1, हम्म थर्ड का आंसर 1, हम्म फोर्थ का आंसर 2, हम्म फिफ्थ का आंसर 4, हम्म ये तो हमने किया था ना, माइनस पॉइंट 1, .05 माइनस का तो हमने किया। माइनस 2, हम्म यस सर, माइनस माइनस टू 2। -2 हाँ ठीक है। हम्म और इसका भी .0049। सर -3, -4, नहीं -3 ही आएगा। इसको लिखेंगे 4.9 इंटू 10⁻⁻3। यस सर। सर 4.9 आएगा, 4.9। तो -3 आ जाएगा, फिर इसका 0 आ जाएगा, यस सर। और इसका सर माइन इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5। एक मिनट सर, मैं गिन सकता हूँ। 2 3 4 5 6 5 0 है। 6। सर 5 आ जाएगा, -5। -5 ठीक है। सर क्योंकि 5 2 1 है तो वो 0.5 से बड़ा हो जाएगा। हम्म और इसमें भी 10th वाले पार्ट में सर 2. 2.5730 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, तो ये आंसर है इसका। ठीक है। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखना। सर आ जाएगा इसका आंसर, मेरे को पता चल गया। 864 कुछ होता है और इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड दिन डे है ना सर, 86,400 8643 होते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 0.86 हो जाएगा। यस सर। 0.86 सर इंटू टेन इसका टू आ जाएगा। पावर 5। यस सर, 0.86। हम्म सर 10 into -5। यस सर। ये +5 ही आएगा। हम्म यस सर, 5 +5। मतलब 1 डे बेसिकली कितना होता है? 86,400 सेकेंड्स। मतलब एक, जैसे एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। तो फिर हो जाएगा 0.864 इंटू 10⁻⁵। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। फिर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आवर गैलेक्सी? ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गैलेक्सी होता है 10⁻20। तो 20 हो जाएगा मीटर में। ठीक है। ओके सर। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन सोनार? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक। साउंड वेव्स। ठीक है। यस सर। चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है। ओके सर।